प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। करंट अफेयर्स की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में 10 का दम याद रहे हरदम, इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आपको बताते चलें कि यह जो आप वीडियो देख रहे हैं, यह वीडियो किसी भी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। खास करके जो यूपी में होने वाली परीक्षाएं हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, या आपका वीडियो री एग्जाम हो, या आपका पुलिस का हो, या कोई भी भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश में कंडक्ट जो होती है, उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं, एक एक करके सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे पहला प्रश्न जो आपके थंबनेल का प्रश्न है, उस प्रश्न का आंसर हम आपसे उम्मीद करेंगे। हालांकि हम इस श्रृंखला के लास्ट तक इसका आंसर बताते हैं, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करेंगे कि आप कमेंट करके इसको बताएंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये घटना है 2021 के गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखे हैं। और ये आधारशिला कहाँ रखी गई है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा? आपको बताना है, मेरठ में, उत्तर प्रदेश का ही शहर है। शाहजहांपुर और प्रयागराज या अलीगढ़, यानी उत्तर प्रदेश के इन सभी 4 स्थानों में से कहाँ पे गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई है, आपको इसका आंसर बताना है। यह 10 कदम याद रहे हरदम आपके सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः इसका पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आज का कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्री, पहली बात तो ये याद रखिए केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है, तो आप कहेंगे सर्बानंद सोनोवाल जो हैं। इन्होंने पूर्वोत्तर में किस स्थान पर 30 सीटों वाला एक नया आयुर्वेदिक कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की? इसके पहले एक 60 सीटों वाला आयुर्वेदिक कॉलेज बन रहा था पूर्वोत्तर में, लेकिन अब पूर्वोत्तर में एक 30 सीटों वाले और जो है आयुर्वेदिक कॉलेजों की स्थापना करने की घोषणा की गई। यह हुआ है आपके पासीघाट में। कहाँ पे हुआ? पासीघाट में। एक एक करके इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कहाँ की घटना है और कितना बजट इसके लिए दिया गया है। एक एक करके सारी चीज़ों को देखेंगे, एक नज़र डालते हैं इसके बारे में, ठीक है। अगर हम बात करें, पासीघाट में 30 सीटों वाला एक नया आयुर्वेदिक कॉलेज स्थापित करने की घोषणा हमारे प्रधान जो मंत्री हैं उनके द्वारा किया गया। सर्बानंद सोनोवाल यानी आयुष मंत्री हैं, इनके द्वारा किया गया है। यह पासीघाट में स्थित होने वाला है, ठीक है। अगर इसका उद्देश्य हम मान लें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन करना है, पहला सबसे बड़ा उद्देश्य इसका है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन करना है। प्राचीन चिकित्सा पद्धति को समृद्ध और संरक्षित करना है। और इसका जो अंतिम उद्देश्य है वह है पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण और उसे आगे बढ़ाना है। ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। तो अगले प्रश्न के बारे में बढ़ जाते हैं। और अगला प्रश्न कुछ आपका इस प्रकार से, देखते हैं कौन सा प्रश्न है। हाल ही में चर्चा में रही कोयांग जनजाति, ये जनजातियां हैं। आप जानते हैं कि आपकी परीक्षा में जनजातियों से रिलेटेड कई बार बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये एक जनजाति है जो अभी बहुत जो है चर्चा में रही है और बड़ा हाईलाइट था इसका मैटर। तो ये पूछा जा रहा है कि कोयांग जनजाति जो है, इसका संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है या किस राज्य से इसका संबंध है। यानी अलग अलग प्रदेश के जनजातियां जो होती हैं उनसे प्रश्न आपके एग्जामों में पूछा जाता है। आपको बताना है कि कहाँ से संबंधित है कोयांग जनजाति। अगर हम बात करें कोयांग जनजाति के, तो यह नागालैंड के मोन जिले में हुई हिंसा के कारण 8 और नागरिक मारे गए 8 लोगों का संबंध कोयांग जनजाति से था। एक हिंसा हुई थी नागालैंड में, जिसको लेकर के पूरा हाईलाइट हो गया था, मीडिया में भी आ गया था। कोयांग जनजाति के 8 लोगों की हत्या हुई थी। संख्या है इनकी लगभग 3 लाख है। पूरे भारत में जो इनकी संख्या पाई जाती है लगभग 3 लाख है। निवास स्थान इनका जो है 3 जगह पे है, नागालैंड में है, अरुणाचल प्रदेश में और म्यांमार के हैं। हाँ, ये सही है कि हमारे ऑप्शन में सिर्फ एक दिया गया है, कौन सा यहाँ पे, तो ये नागालैंड दिया गया। तो हमारा तो आंसर हो जाएगा नागालैंड। लेकिन ये और 2 राज्यों में पाए जाते हैं। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और कहाँ पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। और ये पाए जाते हैं कहाँ पे? जल्दी बता दीजिए। म्यांमार में पाए जाते हैं। कहाँ? म्यांमार में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार और नागालैंड में पाए जाते हैं। लगभग 3 लाख की इनकी संख्या है। इनकी विशेषता क्या है? नागालैंड की सबसे उग्र योद्धा जनजाति है। यह जो है नागालैंड की सबसे उग्र योद्धा जनजाति है और नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति है। कौन? नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति कोयांग जनजाति। तो ये याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, चर्चा का विषय है। कोयांग जनजाति नागालैंड की सबसे चर्चा में रहने वाली और सबसे युद्ध कुशल और सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाने वाली जनजाति। हालांकि कोयांग जनजाति इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में और कहाँ पे? म्यांमार में भी पाए जाते हैं। म्यांमार में भी पाए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों के हल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें और 2021 में नहीं है मई 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है शहरी क्षेत्र के कायांतरण हेतु किन दो मित्रों को शुभारंभ किया गया, यानी किन दो मित्रों को किन दो योजनाओं को। ठीक है, तो आपको बताना है किन दो योजनाओं को होगा। ये मित्रों यहाँ पे गलत लिख दिया गया है। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो मैं आपको इसके बारे में एक एक करके बताऊं। कह रहा है कि 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किन जो है किसके लिए शहरी क्षेत्रों के कायांतरण हेतु किन दो चीज़ों के लिए ये आपका जारी किया गया है, यानी दो ऐसी चीज़ें हैं जिसका शुभारंभ किया गया है। ये मित्रों नहीं होगा, दो योजनाओं होगा। ठीक है, दो योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन आपके सामने स्वच्छ भारत मिशन एवं शहरी, ठीक है, और अमृत मिशन। अब इसके बारे में आपको बताना है कि ये देखिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0, तो सही आंसर कौन है? स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0। इसके प्रश्न को एक बार देखते हैं। अक्टूबर महीने की घटना, 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शहरी क्षेत्रों के कायांतरण के लिए क्या किया गया? दो मिशन जारी किए गए हैं, दो मिशन का शुभारंभ किया गया है। और वो दोनों मिशन कौन कौन से हैं? स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और अमृत मिशन 2.0। अब मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। इसके बारे में अगर कुछ हम और समझने का प्रयास करें तो इसको हम SBM भी कहते हैं। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन 2.0, और जो अमृत है तो उसे अमृत ही कहा जाता है, तो आप जानते हैं अमृत मिशन कहा जाता है। SBM मतलब स्वच्छ भारत मिशन भी कहा जाता है। शुभारंभ किया गया है इसका 1 अक्टूबर 2021 को, और ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। सभी सामुदायिक शहरों में ODF के अंतर्गत लाना, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले सभी शहरों को ODF++ के अंतर्गत लाना है। और उसके बाद आपका कायाकल्प करना है, जो शहर है उसका कायाकल्प कर देना। तो आपका पहला आंसर आपका इस स्क्रीन पे क्या हो जाता है? सही हो जाता है, जो आपका आंसर होता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कुछ आपका इस प्रकार से है। हाल ही में राष्ट्रसभा समर्पण, ठीक है, हाल ही में राष्ट्र रक्षा, माफ करिएगा, हाल ही में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। मेरठ में, झांसी में, गोरखपुर में, या आपका जो है लखनऊ में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से एक सही आंसर आपको चूज करना है। कह रहा है हाल ही में जो है राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन कहाँ पर किया गया था? एक घटना है आपकी जो है नवंबर महीने की, नवंबर 2021 की घटना है। और नवंबर 2021 में इसके मध्य नवंबर की घटना है, और इसका आयोजन किया गया था झांसी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? झांसी यूपी में इसका आयोजन किया गया। उद्घाटनकर्ता कौन थे? राजनाथ सिंह थे, जो कि आप राजनाथ सिंह को जानते होंगे, सभी लोग मंत्रालय में हैं। तो अन्य तथ्य अगर यहाँ पे देखें तो यह घटना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन समारोह के दौरान कई नई पहलों की घोषणा की, जैसे एनसीसी पूर्व छात्र संघ का शुभारंभ किया गया, एनसीसी कैडरों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्थापना की गई, एनसीसी सीमा और तटीय योजना के बारे में चर्चा की गई, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो है प्रोत्साहन किया गया, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं की गई जो आपको जानना चाहिए। लेकिन आपके प्रश्न की दृष्टि से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है, हाल ही में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व कहाँ आयोजित किया गया था। बस आपसे इतने से बहुत ज़्यादा मतलब है, और ये प्रश्न आपको 1 नंबर दिलाएगा जरूर। मुझे गारंटी से मैं कह रहा हूँ किसी न किसी परीक्षा में आपको 1-2 नंबर अवश्य दिलाएगा। चलिए, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा, आपको बताना है हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जांच एजेंसियों CBI और परिवर्तन निदेशालय यानी ED, CBI यानी CBI को क्या कहते हैं? केंद्रीय जांच ब्यूरो, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसे आप CBI कहते हैं, तथा परिवर्तन निदेशालय यानी जिसे आप ED कहते हैं, के निदेशकों का कार्यकाल को कितने वर्षों तक बढ़ाने के लिए 2 अध्यादेश जारी किए। कह रहा है कि कितने वर्ष इनके कार्यकाल को बढ़ा करके कर दिया गया है, जिसके लिए 2 अध्यादेश जारी किए गए। किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति के द्वारा किया गया, यानी रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया। तो पहले तो इनका कार्यकाल प्रेजेंट टाइम में कितने दिनों का हो गया? प्रेजेंट टाइम में इनका कार्यकाल हो गया 5 वर्षों के लिए, और जो बढ़ाया गया वो कितने दिनों के लिए बढ़ाया गया? 3 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। ठीक है, आपसे बढ़ाए जाने के बाद पूछ रहा कितने हो गए, तो ये अध्यादेश की बात की जा रही तो 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। हालांकि ये 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, 2 वर्ष का इनका कार्यकाल होता था। एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं।
नवंबर महीने की यह घटना है। नवंबर 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया है। चर्चा में सीबीआई है और ईडी है। ठीक है, इनके निदेशालयों की जो कार्यकाल की अवधि उसे बढ़ाई गई है। बढ़ाई गई अवधि कितने वर्ष हो गई? 5 वर्ष हो गई। जारी अध्यादेश हो गया है केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन अध्यादेश 2021। इसका नाम क्या रखा गया है? केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन अध्यादेश 2021। और दूसरा जो अध्यादेश जारी हुआ था, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन अध्यादेश 2021। अध्यादेश के अनुसार शीर्ष एजेंसियों के प्रमुखों को 2 वर्षों का कार्यकाल पूरा करने के बाद हर वर्ष 3 साल तक के लिए विस्तार दिया जा सकता है। ठीक है, अध्यादेश में कहा गया कि प्रारंभिक नियुक्ति में उल्लिखित अवधि सहित कुल मिलाकर के 5 वर्ष तक की अवधि पूरा करने तक इनका विस्तार दिया जा सकता है। ठीक है, अध्यादेश आपको बता दें कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनके जो प्रमुख हैं उनका वर्तमान कार्यकाल 2 वर्ष का होता था। तो वर्तमान कार्यकाल इनका 2 वर्ष का होता था, इन्हें 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और इन्हें बढ़ा करके कितना किया जा सकता है? 5 वर्ष तक इन्हें किया जा सकता है। ठीक है, कितना किया जा सकता है? 5 वर्ष तक अवधि पूरा होने के बाद ऐसा विस्तार नहीं। अगर 5 वर्ष की अवधि पूरी हो जाती तो उसके बाद इनका विस्तार नहीं किया जा सकता है। मुझे लगता है कि प्रश्न आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आने वाले प्रश्न को आप गलत नहीं करेंगे। एक प्रश्न हम अगले प्रश्न पे बढ़ें उसके पहले एक कॉमन जानकारी चैनल की तरफ से जानकारी एक हम आपके लिए लेके आए हैं गोल्डन कार्ड। गोल्डन कार्ड में आपको मिलेगा क्या? गोल्डन कार्ड में चैनल के द्वारा आने वाले वर्षों में यानी नेक्स्ट ईयर में हम बहुत सारी क्लासेस लेके आ रहे हैं। जैसे कि नीट की एक क्लास हम स्टार्ट करने चल रहे हैं बसंत पंचमी से। दूसरी क्लास हमारी टीजीटी पीजीटी की अभी भी रन हो रही है बायोलॉजी सब्जेक्ट से। आगे चल के हम सभी सब्जेक्ट के लिए जो है आपकी टीजीटी पीजीटी की क्लास रन करने वाले हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित जितने भी, चाहे वो यूपी टेट हो, रीट का हो या आपका सी टेट हो, इसे और सुपर टेट की सभी क्लासेस रन करने वाले हैं। इस सारी योजनाएं हमारी नेक्स्ट ईयर से पूरी तरह से प्रॉपर लॉन्च हो जाएंगी, सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। ये गोल्डन कार्ड आपको सिर्फ अभी मिल रहे हैं 99 रुपये में। और यह 99 का गोल्डन कार्ड जिन लोगों के पास होगा उन्हें एक भी पैसे का शुल्क नहीं देना होगा। यानी जो भी क्लास आप अटेंड करेंगे वह निःशुल्क सभी क्लासेस अटेंड करेंगे। लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी होगी। यह वैलिडिटी आपके पास होगी। आपसे रिलेटेड 2 लोग और ले सकते हैं, आपका कोई मित्र ले सकता है आपके रेफरेंस आईडी से, और आपका कोई जो भाई बहन हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, वो ले सकते हैं। यानी ये 99 रुपये 3 लोगों की शिक्षा के लिए मुफ्त शिक्षा योजना के तहत होगा। आप सबको पता है कि जितने ऐप होते हैं उन ऐप को लॉन्च करने में पैसा लगता है, और उस पैसे के बाद जब हम टीचर को बुला करके पढ़वाएंगे तो उस टीचर को हमको पेमेंट देना पड़ेगा जो भी सब्जेक्ट हम पढ़वाएंगे। तो हर सब्जेक्ट को प्रॉपर हम यूपीपीएससी से लेकर के और यहाँ तक कि सभी परीक्षाओं के लिए हम जब टीचर लाएंगे तो उनके टीचर की जगह पे हमें सैलरी देनी होगी। तो जहाँ पे आपसे मिनिमम चार्ज लगेंगे, और ये मिनिमम चार्ज आप देख पा रहे हैं सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक का दाम है। सही से देख लें तो 2 लीटर के कोल्ड ड्रिंक दाम में आपको गोल्डन कार्ड मिल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब इसको जरूर परचेज करेंगे। उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेने के लिए आप हमारे नंबर 8004109989 पे व्हाट्सअप करके इसके बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए। किस देश में लगे सीमा वाले क्षेत्र में ड्रोन से उत्पन्न होने वाले, लगी नहीं होगा, लगे सीमा वाले क्षेत्र में ड्रोन से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए स्वदेश निर्मित एंटी ड्रोन तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। एंटी ड्रोन तकनीकी का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा आपको बताना है, किसकी सीमा से। तो ये आपको बिना बताए आप समझ गए होंगे किसके लिए किया जाएगा। तो आपको पता होगा 2021 में पाकिस्तान की सीमा से आसपास लगे क्षेत्रों में 47 ड्रोन देखे गए। कितने ड्रोन देखे गए? 47 नहीं, 67 ड्रोन देखे गए। कितने? 67 ड्रोन देखे गए। कितने? 67 ड्रोन देखे गए हैं। अगर हम भारत और पाकिस्तान की सीमा की बात करें तो भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच में जो सरहद रेखा है उसे हम लोग कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। इनकी लंबाई की अगर हम बात करें 3323 किलोमीटर की हमारी सीमा रेखा पाकिस्तान के साथ साझा करती है। सीमावर्ती जो हमारे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। अगर भारत की हम बात करें दूसरे देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की बात करें तो सबसे बड़ी सीमा रेखा किसके साथ है? बांग्लादेश के पास है, बांग्लादेश के साथ है। दूसरे नंबर पे हमारी सबसे बड़ी सीमा रेखा चीन के साथ है। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है और चौथे नंबर पे नेपाल है। पाँचवें नंबर पे हमारे साथ म्यांमार की सीमा साझी होती है और सबसे छोटा जो है वह है अफ़गानिस्तान। तो नल्ला पाकिस्तान जो है इससे
जो है क्या करने के लिए, इसकी सीमा की रखवाली करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, ड्रोन लगाया गया है, एंटी ड्रोन तकनीकी का प्रयोग किया गया है, जो कि स्वदेश निर्मित है, यानी मेड इन इंडिया का बना हुआ प्रोडक्ट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी हाल ही में मुंबई स्थित नौसेना के डॉकयार्ड में आयोजित अधिकृत परेड में किसे राष्ट्रपति मानक से सम्मानित किया गया? आपको बताना है कभी हाल ही में मुंबई में स्थित नौसेना के डॉकयार्ड में आयोजित अधिकृत परेड में किसे राष्ट्रपति मानक से सम्मानित किया गया? आपको बताना है 22वें मिसाइल बेसल स्क्वाड्रन को, या आपको बताना है INS चक्र को, या 25वें मिसाइल बैलिस्टिक स्क्वाड्रन को, या अपतटीय गश्ती पोत को। तो किसे किया गया है? तो आप कहेंगे 22वां जो मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन है इसे सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया? राष्ट्रपति मानक उपाधि से सम्मानित किया गया। आप देख पा रहे हैं राष्ट्रपति मानक से इसे सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ से संबंधित है आप बता पाएंगे? मुंबई स्थित नौसेना डॉकयार्ड की बात हो रही है और इन्हें क्या दिया गया? 22वें मिसाइल बेसल स्क्वाड्रन को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य द्वारा मेंदम पंचपई ये योजना शुरू की गई? मेंदम पंचपई योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? आपको बताना है मेंदम पंचपई योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई। तो बात है मेंदम पंचपई योजना की जो शुरुआत की गई है, ये शुरुआत की गई आपके तमिलनाडु राज्य द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। किसके द्वारा शुरू किया गया? तमिलनाडु। अब कुछ समझने का प्रयास करते हैं। यह योजना लॉन्च की गई है दिसंबर 2021 में। संबंधित राज्य कौन है? आप बता दिए तमिलनाडु है। इसके तमिलनाडु के अगर मुख्यमंत्री बताएं जिन्होंने लॉन्च किया, मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन। कौन है? M.K. स्टालिन। स्टालिन जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है? प्लास्टिक के थैलों को हतोत्साहित करना तथा कपड़े के थैलियों को बढ़ावा देना। उद्देश्य क्या है? प्लास्टिक के जो थैले हैं उन थैलों को हटाना, सीधे सीधे कहें हतोत्साहित से अच्छा है हटाना, और उसके जगह पे कपड़े की थैलियों को बढ़ावा देना। यह इसका उद्देश्य है। नाम क्या है? मेंदम पंचपई। ठीक है। और मेंदम मंचपई जो योजना है इसमें प्लास्टिक के थैलों के जगह पे कपड़े की थैलियों का उपयोग करने के लिए बढ़ावा देना है। इसके लिए सिंगल यूज प्लास्टिक से हानिकारक उत्पादों को सूचीबद्ध किया गया है। तो तमिलनाडु की घटना है और इसके बारे में आप जानकारी अपने पास अवश्य रखें। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला कहाँ से रखी? तो आप सब इसका आंसर बताइए। यही हमारे स्क्रीन का प्रश्न था, यही हमारे थंबनेल का प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपका आंसर आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो आप ज़रूर इसका आंसर हमें बताएं कि कौन से कहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है गंगा एक्सप्रेस योजना की शुरुआत की गई। आपको हम बता दें गंगा एक्सप्रेसवे योजना जो है यह उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में इसका आधारशिला रखी गई शाहजहांपुर में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, शाहजहांपुर में। लगभग 594 किलोमीटर की यह योजना है। कितने? 594 किलोमीटर की। मेरठ जिले के बिजौली गांव से प्रयागराज जिले के जूड़ापुर दादू तक ये जोड़ती। कहाँ से जोड़ती? मेरठ जिले के बिजौली गांव तथा प्रयागराज जिले के जूड़ापुर दादू को जोड़ती है। इसमें 12 जिले हमारे लाभान्वित हो रहे हैं। यह 6 लेन है और भविष्य में इसे 8 लेन बनाया जाएगा। अनुमानित लागत, इसकी जो अनुमानित लागत है वह 36,200 से ज़्यादा करोड़ रुपए की अनुमानित लागत है। नोडल एजेंसी जो है वह उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे प्रौद्योगिकी जो आपका यूपीडा है उसको दिया गया है, ये बनाएगा। यानी अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपसे पूछ लें गंगा एक्सप्रेसवे किसको जोड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ जिले के बिजौली गांव को। कहाँ से? बिजौली गांव को, मेरठ जिले के बिजौली गांव से। याद रखिएगा मेरठ जिले के बिजौली गांव को और प्रयागराज जिले के जूड़ापुर दादू गांव को जोड़ने का कार्य करेगा। इससे लाभान्वित जिले कितने होंगे? 12 जिले इससे लाभान्वित होंगे। और जिसमें आपका मेरठ है, हापुड़ है, बुलंदशहर है, अमरोहा है, संभल है, बदायूं है, शाहजहांपुर है, हरदोई है, उन्नाव है, रायबरेली है, प्रतापगढ़ है और प्रयागराज है। और अगर ये अभी 6 लेन बनेगा लेकिन आने वाले भविष्य में यह 8 लेन हो जाएगा। अनुमानित लागत लगभग 36,200 करोड़ रुपए रखी गई है और इसे यूपीडा को दिया गया बनाने के लिए, यानी उत्तर प्रदेश की जो एजेंसी है वो हाईवे बनाने वाली उसको दिया गया। हाल ही में किसके द्वारा बीना मध्य प्रदेश से पनकी उत्तर प्रदेश तक की बहु उत्पाद पाइपलाइन परियोजना की शुरुआत की गई?
यह शुरुआत की गई हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुभारंभ किया गया है, इसकी शुरुआत की गई है। यह घटना आपकी है दिसंबर 2021 की। और पेट्रोलियम तथा गैस प्राकृतिक इससे संबंधित मंत्रालय कौन? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। यह मध्य प्रदेश के बीना से उत्तर प्रदेश के पनकी तक जोड़ता है और इससे लाभान्वित जिले लगभग 5 जिलों को लाभ होगा। ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात और कानपुर नगर को। मध्य प्रदेश के 2 जिलों को कवर करेगी, सागर और टीकमगढ़ को। ध्यातव्य है कि यह परियोजना जो है आपकी, यह PNGRB के अनुमानित 3 वर्ष से स्वीकृत समापन चल रहा है। इस रिफाइनरी के उत्पादों को सुरक्षित और सुव्यवस्थित निकासी की सुविधा होगी। इससे पूर्वी यूपी, मध्य यूपी और उत्तरी बिहार और दक्षिणी उत्तराखंड के उत्पादों में बढ़ोतरी मिलेगी। आपको बस ये याद रखना किसने लॉन्च किया, ठीक है। तो इस प्रकार से आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके कवर होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न सभी अच्छे लगे होंगे। कई जगह पे ज़्यादा डाटा रखने के लिए हमें भूल जाता है, जब हम बताने लगते हैं तो हमें भूल जाता है। इसलिए जो सुरक्षित डाटा होता है उस डाटा को हम क्या काम करते हैं, कापी पे लिख लेते हैं और फिर उस सुरक्षित डाटा को हम आपको बता देते हैं। सच्चाई यही है कि मुझे कई बार वो डाटा मैं बाद में सोचता हूँ मुझे ये भी बताना था, यह भी बताना था, यह भी बताना था, भूल जाता है। तो इसलिए हम उतने ही डाटे को कलेक्ट करते हैं जितना कि एक प्रश्न में बताया जा सके आपको, और उसे कापी पे लिखे रहते हैं। तो जब ज़रूरत पड़ती कि नहीं ये चीज़ें मैं भूल रहा हूँ तो उसे मैं एक बार देख के बता देता हूँ। कई लोगों को ये लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। जल्दी नहीं पढ़ता हूँ भाई, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके कम समय में ज़्यादा चीज़ें हम आप तक पहुँचा पाऊँ। चूँकि ऐसी चीज़ें हैं, इसे आप न्यूज़ में भी सुने रहते हैं, कहीं ना कहीं पढ़े रहते हैं, पत्रिका में पढ़े रहते हैं। तो होता क्या है कि अगर एक बार 2 बार सुन लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। मैक्सिमम क्लास आपकी 21 से 20, 21, 22 मिनट की क्लास होती है, जिसमें 2 मिनट एक प्रश्न में लग ही जाता है। लेकिन यह प्रश्न 10 प्रश्न आपके अगर प्रत्येक दिन आप करते रहेंगे तो महीने भर में 300 प्रश्न तैयार होंगे। और इसी तरह से अगर आपकी श्रृंखला चलती रही तो आने वाला कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जहाँ पे आपके 100% नंबर प्राप्त नहीं होंगे। तो हम चाहते हैं कि आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।